स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आजकल IAS और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए इस नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है ताकि आप रोज करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। 6 अगस्त को देश के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने का ऐलान। संविधान के तहत चुनाव आयोग को सौंपी गई है चुनाव की जिम्मेदारी। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल। 2022 के लिए UN हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी। 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का जताया अनुमान। 1 बिलियन के आसपास पहुंचेगी चीन की शहरी आबादी। और घरेलू कच्चे तेल की बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। देश में निकले कच्चे तेल को किसी भी तेल रिफाइनरी को बेच सकेंगी कंपनियां। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ढीला करने की भी तैयारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। आपसे आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे। इसके लिए आपको करना यह होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर इसका PDF रोजाना आपको मिल सकेगा, वहां सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त को ये चुनाव होंगे। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई है। चुनाव आयोग इन दोनों चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाने, इलेक्शन को कंडक्ट करने और उसे डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस देने का काम करता है। इलेक्शन को कंडक्ट कराने को लेकर डिटेल्ड प्रोविजंस हमें प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और 1974 के रूल्स में मिलते हैं। इस एक्ट के मुताबिक दोनों चुनावों के नॉमिनेशंस के लिए पब्लिक नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है। एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना जरूरी है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होना जरूरी है। चुनाव के संबंध में किसी विवाद की सूरत में केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर के किसी भी फैसले पर किसी भी सिविल कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आइए समझते हैं संविधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से जुड़े क्या प्रोविजंस हैं। दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल और भारत की नागरिकता होनी जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति पद की स्थिति में राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों ही पोस्ट्स के लिए इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। अब इन दोनों इलेक्शंस में कुछ अंतर को समझते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन के मामले में एक खास इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद और विधानसभाओं के केवल चुने हुए मेंबर्स ही होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में केवल संसद के ही सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसमें न केवल चुने हुए बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 62 के मुताबिक प्रेसिडेंट और 68 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन टेन्योर खत्म होने से पहले ही करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक अंतर है। अगर प्रेसिडेंट का पद बीच टेन्योर में ही किसी वजह से खाली यानी वैकेंट हो जाता है तो अगला इलेक्शन जल्द से जल्द और 6 महीनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में 6 महीनों की किसी अवधि का जिक्र संविधान में नहीं है। UN हैबिटेट ने 2022 के लिए अपनी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन 675 मिलियन हो जाएगी, यानी आबादी की 43% से भी ज्यादा, जबकि चीन की शहरी आबादी इससे भी कहीं ज्यादा 1 बिलियन के करीब होगी। 2050 तक ग्लोबल लेवल पर अर्बन पॉपुलेशन में 2.2 बिलियन का इजाफा होने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है। आंकड़ों में बताया गया है कि 2020 में भारत की शहरी आबादी करीब 483 मिलियन थी, जिसके 2025 तक 542 मिलियन होने का अनुमान है। 2050 तक वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी कुल आबादी की 68% हो जाएगी।
यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की ही संस्था है जो ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1978 में यूएन हैबिटेट 1 यानी फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के साथ हुई। हैबिटेट 1 का आयोजन 1976 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। हैबिटेट 1 में ही सदस्य देशों के बीच वैंकूवर डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स पर सहमति बनी थी। हैबिटेट 2 का आयोजन सीधे 20 साल बाद यानी 1996 में तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। इस सम्मेलन में इस्तांबुल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड हैबिटेट एजेंडा पर आम सहमति बनी थी। इस डिक्लेरेशन के जरिए सभी के लिए पर्याप्त शेल्टर्स मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्शन पर काम शुरू हुआ। आपको याद दिला दें कि हैबिटेट 3 का आयोजन 2016 में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में हुआ था। इसी सम्मेलन में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाया गया था जिसमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन हैबिटेट को अपने एजेंडा 2030 के साथ मिला लिया ताकि SDG 11 पर खास ध्यान दिया जा सके। SDG 11 में शहरों और मानव बस्तियों को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया गया है। कल हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में ही प्रोड्यूस्ड कच्चे तेल यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल की बिक्री पर सरकार ने अपना कंट्रोल खत्म कर दिया है। इसका मतलब सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को डीरेगुलेट कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही क्रूड ऑयल और कंडेंसेट के एलोकेशन को सरकार ने बंद करने का फैसला भी लिया है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन से कच्चे तेल के प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन में लगी कंपनियों को मार्केटिंग में आज़ादी मिल सकेगी। सरल शब्दों में ONGC और वेदांता जैसे कंपनियां ऑयल रिफाइनरीज को ये कच्चा तेल बेच सकेंगी। इससे बाद में फ्यूल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसी कंपनियों को पहले भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल बेचने की इजाज़त थी, लेकिन इसके लिए खरीदार सरकार ही तय करती थी। मीटिंग से और भी बातें सामने निकल कर आई हैं। सरकार या उसके नॉमिनी या फिर किसी सरकारी कंपनी को कच्चा तेल बेचने के लिए PSCs यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जो शर्तें हैं उनमें भी कुछ छूट दी जाएगी। PSCs टर्म अक्सर हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके तहत सरकार और ऑयल या गैस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। PSC के तहत ऑयल या गैस कंपनी एक्सप्लोरेशन रिस्क और प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट खुद अफोर्ड करती है। इन तीनों को मिलाकर कॉस्ट ऑयल कहते हैं। प्रोडक्शन के बाद जब कंपनी अपना कॉस्ट ऑयल रिकवर कर लेती है तो इसके बाद होने वाले फायदे को सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच शेयर किया जाता है। इसे प्रॉफिट ऑयल कहते हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कल एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को मंजूरी दे दी। हम बात कर रहे हैं इसी साल जनवरी में भारत और IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बीच हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। हालिया मंजूरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आयरना अब इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के सहारे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को 2030 तक 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों संगठनों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी से जुड़े तकनीकी पहलू साझा होंगे। इससे न केवल भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग को भी सपोर्ट मिलेगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन क्लाइमेट भी मजबूत होगा। आयरना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के देशों को सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ने में सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को मजबूत करने और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करने में इस संगठन की बड़ी भूमिका है। IRENA बायो एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशियन, सोलर एंड विंड एनर्जी के मद्देनजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इस इंटरनेशनल एजेंसी का प्रस्ताव पहली बार 1981 में नैरोबी में हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रखा गया था। आयरना वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक और रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी जारी करता है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।